हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ बिल्डर। आज हम लोग जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, ज़रा इस चार्ट पे देखिए। ये चार्ट है लास्ट 10 इयर्स का इन्फ्लेशन रेट इंडिया का। इससे आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन जो रेट है हमेशा 7 से 8% के बीच में रहा है। 2013 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट था लगभग 13%। आज जाके वो लगभग 6% के आसपास है। तो इन्फ्लेशन नीचे भी गया था, 4% पे गया, 6%, 7%, 8%, कभी 9% भी गया है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 7 से 8% के बीच में रहता है। हम लोगों का फेवरेट सबसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कभी भी जिसको सबसे पहले नौकरी लगता है वो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ उसके दिमाग में आता है तो वो है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, तो आज के टाइम में एफडी का जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी आप नेशनलाइज्ड बैंक ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा लेंडिंग बैंक है, या फिर जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारा बैंक्स में कोई भी एक बैंक में आपको 6% या उससे आसपास में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एफडी देगा। लेकिन देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7%, 8% है। मतलब एक्चुअली आपका पैसा जो है हर साल 1% से डिप्रीशिएट कर रहा है। अब आपको लाएंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। शुरू करते एक कहानी से। आज से कुछ साल पहले मेरा कलीग हुआ करता था, मेरे साथ काम करता था। तो उसके लिए तो वो नया जॉब था, लेकिन मैं तो बहुत पहले से उस जॉब में था। तो बातों बातों में ये पता चला कि 2 साल बाद वो शादी करना चाहता है। अच्छी बात है। तो मेरे साथ ऐसे डिस्कस कर रहा था कि शादी का मैं एक बजट बनाया हूँ, मेरे कुछ प्लान्स है शादी का। मैं पूछा कि बजट क्या है तुम्हारा, मतलब कैसे उस बजट को बनाए हो। तो उसने ये कहा कि नहीं, मैं अपने कुछ दोस्तों के शादी में गया था, तो दोस्तों के साथ बातचीत होता था, तो वो लोग जो कैटरिंग हायर करते हैं और उन लोगों का जो टेंट वाला है, सबके साथ मैंने बात कर रखा है। तो इसको इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है। उसने अपना सारा बजट बताया कि मुझे 500 बाराती खिलाना है। उसका एक सपना था, मैं स्कॉर्पियो में बैठ के शादी करने जाऊंगा, मेरे शादी में ये लाइट लगेंगे, ऐसे बाजा बजेगा, सब कुछ उसके दिमाग में था। उसी हिसाब से अपने बजट प्लान किया। 2 साल तक उसने एक रिकरिंग डिपॉजिट खोला। हर महीने जब उसका सैलरी आता था, जितना उसका रिक्वायर्ड फंड था उस रिकरिंग डिपॉजिट में जमा कर देता था। मतलब जो उसका बजट था वो बजट तक पहुंचने के लिए, बजट में हालांकि उसने 10% पैसा एक्स्ट्रा ही पकड़ा था फिर भी। तो सब कुछ के बाद खैर 2 साल चले गए। अब शादी के दिन आए, तो शादी के टाइम जब उसने वो आरटी खोला और उसी सारा जो लोग थे, जो कैटरिंग वाला, वही गाड़ी वाला, उन सबके पास गया कि शादी है मेरा। लेकिन अब जो दाम वो लोग बता रहे हैं ना, 2 साल पुराने दाम से लगभग 2 गुना है। अब 2 साल में डीजल का दाम बढ़ गए, अनाज के दाम बढ़ गए, कैटरिंग वाले ने अपना दाम बढ़ा दिया, गाड़ी वाले ने अपना दाम बढ़ा दिया, सबने अपना अपना दाम बढ़ा दिया। तो ले दे के बाद ऐसा हुआ कि जो लड़का बोल रहा था अभी तक कि मैं स्कॉर्पियो में बैठ के जाऊंगा, अब तो वो ऑल्टो में बैठ के जाने वाला था शादी करने के लिए। जो लड़का तब बोल रहा था कि मैं 500 बारातियों को खाना खिलाऊंगा, अब तो उसको 200 या 250 बारातियों पे रुकना पड़ा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ये होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इसमें और भी बहुत किस्म की इन्फ्लेशन होता है। ये तो मैं आपका नॉर्मल जो इन्फ्लेशन जो पैसे का होता है उसको मैं बताया। अभी हम लोग के साथ इसके बाद भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए, अपने बाप दादाओं के ज़माने में बात कर रहा हूँ। एक शर्ट खरीदते थे, 5 साल उसी से टिक गया, 5 साल 4 साल, उससे पहले वो शर्ट ख़त्म नहीं होता था। आज के ज़माने में हम लोग हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक एक कपड़ा चाहिए, नहीं तो वो पुराना हो जाता है, हम लोग उसको पहनते भी नहीं है। और भी क्या होता है, वो लोग मेरे बाप दादा के ज़माने में 10 साल में, 5 साल में एक आध बार कहीं घूमने चला गया, इधर उधर तो चला गया बस। अपने ज़माने में हर साल एक फैमिली ट्रिप होता है, इधर उधर जाते हैं, कोई इंटरनेशनल जाता है, कोई डोमेस्टिक जाता है, लेकिन जाना पड़ता है। वो अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है उसमें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब इन्फ्लेशन का एक पार्ट है। तो हम लोग को उस इन्फ्लेशन को झेलने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एफडी से हम लोग का गुजारा नहीं चल सकता है। 6% के हिसाब से अगर आपका पैसा बढ़ता है तो फिर आप कभी भी उस
इन्फ्लेशन को लेके अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। अल्टरनेटिवली इसी पे आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। अब कोई बोल सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड, जैसे कि हम लोगों ने बताया, ये क्लस्टर ऑफ फंड होता है, इसमें बहुत सारा स्टॉक्स में एक फंड हाउस इन्वेस्ट करता है और वो फाइनली आप लोगों को पर यूनिट के हिसाब से आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्यों करेंगे? देखिए, आप उतना एडुकेटेड नहीं है, आपको नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेटर होगा, कौन सा अच्छा स्टॉक है, कौन सा खराब स्टॉक है। म्यूचुअल फंड इसीलिए वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट तो करवा देता है, लेकिन वो सेफ भी रहता है। उसका सेफ्टी का भी ध्यान रखने के लिए कि फंड मैनेजर है जो आपसे एक छोटा सा चार्ज भी करता है और उससे आपका वो फंड भी सेफ रहता है, वो ग्रोइंग फंड रहता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। अब जिसका जैसा रिस्क एपेटाइट है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सजेस्टेड ये है कि आप म्यूचुअल फंड में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। उसमें आ जाता है एसेट एलोकेशन का पार्ट, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस ज़रूर करेंगे। और म्यूचुअल फंड में हमेशा आप अपना 50% जो पैसा है ना वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपका सेफ रहेंगे उससे। और हमेशा आपका जो इमरजेंसी फंड है, आपके टोटल फंड का 10% या मे बी 20% डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स क्या है कि आपका जो हर मंथ एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस का इंटू 24 कर दीजिए। मान के चलिए मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस, हमेशा 2 साल का जो आपका एक्सपेंसेस है वो आपको लिक्विड फंड में होना चाहिए, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है या फिर नॉर्मल एफडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को वो चीज़ को सेफ रखना पड़ेगा, उसको आप इक्विटी मार्केट पे रिस्क पे नहीं रख सकते। रीज़न क्या है? देखिए, इक्विटी मार्केट रिस्की नहीं है। हम लोगों का जो मोटिव इस वीडियो का है कि इक्विटी मार्केट्स को समझाना। इक्विटी मार्केट्स कभी भी रिस्की नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको अगर टाइम देते हैं तो। इसमें रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड में? मान के चलिए आज आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ये सोच के कि मैं ये पैसा 5 साल बाद लूँगा, लेकिन किसी वजह से 1 साल बाद आपको ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया कि वो पैसे को आपको उठाने पड़ गए, और हो सकता है उसी टाइम में आपका जो मार्केट आपका धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा नीचे गया हुआ है। जो 1 लाख का आपका फंड था वो आज उस टाइम का वैल्यूएशन 80,000 हो गया या फिर 90,000 ही है मान के चलिए, तो आपको तो उतना पैसा मतलब लॉस ही हो गया। 10,000 या 20,000 का लॉस हो गया, 10% या जो भी है 20% का लॉस हो चुका। रिस्क वो होता है, रिस्क ये नहीं होता कि वो पैसे डूब जाएंगे, पैसे आपके नहीं डूबेंगे, वो सेफ है म्यूचुअल फंड में। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुनते हैं 5 साल 7 साल में, उतना आप लिख के ले लीजिए मेरे से गारंटी में कि वो पैसा आपका बढ़ेगा ही, ठीक है ना। लेकिन आपको वो टाइम देना पड़ेगा, 7 साल कम से कम एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे उस म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। देखिए, म्यूचुअल फंड अपना देश का इकोनॉमी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि जो फंड्स जिस कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अपना इकोनॉमी का ही पार्ट है, वो ज़रूर ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड जो है वो भी ग्रो करेगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। ओके, सो म्यूचुअल फंड में हमेशा आप 50% लार्ज कैप में रखिए, 20% मिड कैप कैटेगरी में रखिए, और 10% एक छोटा सा हिस्सा आप स्मॉल कैप में रखिए। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स होते तो है रिस्की फंड, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन स्मॉल कैप वो भी है साथ में कि आपका अगर हाई रिटर्न्स चाहिए तो फिर आपको स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा। आपको मिड कैप में तो ठीक है थोड़ा बहुत जा सकता है, आपका लार्ज कैप में उतना रिटर्न्स नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपना 10% पैसा ज़ीरो रिस्क पे रखे हैं। आपको 10% पैसा हाई रिस्क पे भी रखना चाहिए, ताकि आपका जो 10% पैसा अंडर परफॉर्म कर रहा है वो 10% उतना ही पैसा आपको ओवर परफॉर्म करवाना पड़ेगा। नहीं तो जाके आपका जो एवरेज रिटर्न है ना सारे फंड्स को मिला के, वो आपको वो एवरेज रिटर्न, वो सेटिस्फाइंग रिटर्न नहीं मिलेगा, ताकि वो इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट कर पाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा चीज़, जैसे आपको थोड़ा बहुत फंड्स एलोकेट करके रखना पड़ेगा आपका इमरजेंसी के लिए। और बाकी आपको लार्ज कैप में देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी। देखिए, स्टार्टिंग में कभी भी आप जो फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका इमरजेंसी फंड के बाद जो फंड आप ले रहे हैं उसको हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कोई भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में डालिए, कोई भी अच्छा एएमसी में जो पॉपुलर है, जैसे एचडीएफसी में जा सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जा सकते हैं। एक अच्छा फंड मेरे नज़र में जैसे पराग पारेख म्यूचुअल फंड मेरा बहुत ही पसंदीदा फंड है। पराग पारेख का तो दो ही कैटेगरी का फंड है, एक फ्लेक्सी कैप है और एक आपका आ जाता है इसका एएलएसएस में।
सो ELSS में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है मिस्टर पाराग पारेख, उनका अभी उन्हीं के फैमिली से वो पूरा फंड हाउस अभी मैनेज हो रहा है। मेरा बहुत ही पसंदीदा फंड है, आपको रिटर्न्स अच्छी तरह से देता है, उसका जो फ्लक्चुएशंस है ना बहुत कम है, ज़्यादा आपका फंड गिरता नहीं है मार्केट करेक्शंस पे, और ज़्यादा मार्केट ऊपर भाग जाता है तो वो फंड ज़्यादा ऊपर नहीं भागता है, वो अपना लेवल मेंटेन करता है। ऐसे और भी सारे फंड्स हैं, आप SBI ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, बहुत अच्छा फंड है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में आप SBI स्मॉल कैप ले सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप ले सकते हैं, बहुत अच्छे फंड्स हैं, ठीक है ना। आप अपना डाइवर्सिफिकेशन उस हिसाब से कीजिए। बाकी एसेट एलोकेशन के आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसेट आपको कितना कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए और किस पे आप सेफ रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अपना रिटर्न्स जनरेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये आज मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था आप लोगों के साथ, जो मुझे लगा कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सो ऐसे वीडियोस में और भी लाते रहता हूँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।